नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नाम और निशान की लड़ाई को लेकर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आपको बता दें कि शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले का विरोध करते हुए याचिका दायर कर दी है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवसेना भवन में इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इस बैठक में ठाकरे गुट के सभी विधायक और नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। जब से चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है, तब से ठाकरे गुट के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा 8 साल में विपक्ष पर ईडी ने मारे 3000 से ज्यादा छापे। पीएम मोदी का हथियार बन गई है ईडी। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर ईडी की कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर हुई छापेमारी पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 85वें अधिवेशन से पहले नेताओं पर हुई ईडी की छापेमारी प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में यूपीए की सरकार के दौरान ईडी ने 112 बार छापेमारी की, जबकि पिछले 8 साल के दौरान 3010 बार छापेमारी की गई है। पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक दलों की बात करें तो 90% छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ की गई। अब हमारा अधिवेशन होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब ईडी का मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने परिभाषाएं और परंपराएं बदल दी हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा हथियार बन गया है। उन्होंने कहा कि ईडी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उसमें 95% विपक्षी नेता हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के पहले मोदी सरकार की ओर से ईडी का दुरुपयोग करा छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस नेताओं पर छापा मारना बीजेपी की कायरता को दर्शाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इन कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से बीजेपी की बेचैनी दिखने लगी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में जरा भी ईमानदारी है तो अपने परम मित्र के महाघोटालों पर रेड करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने के इस प्रयास का हम डटकर मुकाबला करेंगे। और बड़ी खबर, संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला जबरदस्त हमला तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा अपनी हद में रहे संजय राउत। आपको बता दें कि शिवसेना के नाम और निशान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य में एकाएक बयानबाजी और पलटवार किए जा रहे हैं। इस बार बीजेपी के मुंबई प्रमुख आशीष शेलार ने ठाकरे गुट के नेता संजय राउत को अपनी हद में रहने की कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने अपनी लाइफ में कभी ना तो कोई चुनाव लड़ा है और ना ही कोई चुनाव जीता है। आपको बता दें कि आशीष शेलार की टिप्पणी संजय राउत के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बयान दिया था कि अमित शाह को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही चुनाव आयोग को बीजेपी का गुलाम कहने के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रतिद्वंदी शिवसेना धड़े के प्रमुख पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा खोने से निराश हैं। आपको बता दें कि उन्होंने फिलहाल संजय राउत को कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि संजय राउत अपनी हद में रहें तो ज्यादा अच्छा है। और बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में आ गया बड़ा तूफान। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ने का कर दिया ऐलान। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां छोड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह को सुबह जानकारी दी थी। नीतीश कुमार 2 से 4 लोगों के कहने पर फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने फिलहाल नीतीश कुमार को तगड़ा झटका देते हुए जेडीयू छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता ने 2024 के चुनाव को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस पार्टी अकेले मोदी सरकार का सामना नहीं कर सकती। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार माना है कि 2024 के आम चुनाव में पार्टी के लिए मोदी सरकार का अकेले सामना करना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव में इस सरकार से नहीं लड़ सकती है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बिखरने से रोकने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता सबसे अहम मानक है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भी विपक्षी एकता को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर मौजूदा स्थिति
स्थिति को बयां किया है कि कांग्रेस अकेले इस सरकार का सामना नहीं कर सकती है। कांग्रेस हर कीमत पर लड़ेगी, लेकिन हमें इस अलोकतांत्रिक तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए विपक्षी एकता की बेहद जरूरत है। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि देश में अभी कैसी स्थिति है। मौजूदा सरकार पूरे तरीके से तानाशाही पर उतर आई है। देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। इस तानाशाही सरकार से लड़ना विपक्ष के लिए एक बड़ा काम है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा ने कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है और हम जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ नीतियां और योजनाएं बनाएंगे जिससे कि उसे उखाड़कर फेंका जा सके। अगली बड़ी खबर, पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी ने किया जबरदस्त पलटवार। कहा मोदी जी की इमेज से परेशान हो गई है कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ा वार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम इसका जवाब समय आने पर देंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी के बढ़ते सौरे से कांग्रेस हताशा के चरम पर आ पहुंची है। पवन खेड़ा जैसे लोग पीएम मोदी को गाली देते हैं, उनके परिवार को गाली देते हैं, उन्हें ये ठीक लगता है तो ये ठीक है, हम इसका जवाब समय आने पर देंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं जल्द ही छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर आ रहा हूं। वहां पर कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए लोग बेताब बैठे हैं। प्रदेश भर में खनन माफियाओं की लूट मची है, कानून व्यवस्था जैसी कोई भी चीज नहीं है। मनोज तिवारी ने यह तक कहा कि सरकार अगर अपराधियों का साथ देगी, उनका सपोर्ट करेगी तो एजेंसियों द्वारा उन्हें सजा तो जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि दरअसल छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर आज प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसको लेकर पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी जी की इमेज से परेशान हो गई है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। बोले सभी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी, लेकिन हमारी पार्टी ही परिवार है। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी पार्टी है, जबकि हमारी पार्टी ही परिवार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के उडुपी में आयोजित जिला बूथ समिति के सम्मेलन में बोल रहे थे। कर्नाटक में कुछ महीने में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नेता लगातार कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में पहुंचे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा उडुपी में जिला बूथ समिति के सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज सारी पार्टियां परिवार की हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी इससे बाहर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, बीजू जनता दल, ममता बनर्जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां परिवार की पार्टी बन गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन पार्टियों से अलग है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक परिवार है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार के उपायों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि भारत अकेला देश है जिसने यूक्रेन के युद्ध में अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभूतपूर्व तैयारी की। आपको बता दें कि बंबई सरकार की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान सबका सशक्तिकरण का काम हुआ है। यह काम एनडीए और बंबई सरकार में हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की है। अगली बड़ी खबर, श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक का बड़ा ऐलान। बोले वो हिंदू महिलाओं को लव जिहाद में फंसाते हैं। मैं भी हिंदू युवाओं से कहता हूं कि एक के बदले 10 को फंसाओ। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद पर विवादित बयान जारी कर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाना होगा। एक के बदले 10 मुस्लिम महिलाओं को फंसाओ। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ऐसा करने वाले युवकों की नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री राम सेना उठाएगी। कन्नड़ में उन्होंने कहा कि हमारी हिंदू लड़कियों को ठक्कर लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। अगर वे हमारी एक लड़की से शादी करते हैं तो हिंदू युवक उनकी 10 लड़कियों को फंसाएं। ऐसा करने वालों की नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री राम सेना उठाएगी। राज्य में धर्मांतरण निषेध अधिनियम लागू है, लेकिन धर्मांतरण बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब हिंदू युवाओं को ही कदम उठाना होगा। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि हमारी परंपराओं में अपनी रक्षा के लिए हर किसी के घर में तलवार होनी चाहिए। पुलिस इसे लेकर कुछ भी कहे तो कहना कि मां दुर्गा के हाथ में भी तलवार है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने हिंदू युवाओं से कहा कि यदि हमारी एक हिंदू लड़की को फंसाया जाए तो उनकी 10 मुस्लिम महिलाओं को फंसाएं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा मेघालय में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। यह आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा कर दिया है कि इस बार मेघालय में भाजपा की सरकार बनेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हालात बदल चुके
चुके हैं और इस बार भाजपा मेघालय में सरकार बनाएगी। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत विश्व शर्मा ने शिलोंग में एक जनसभा के दौरान कहा कि पिछली बार भाजपा 2 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार हम सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हमारी सरकार बनेगी, इस बार मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा। पहले हमें नेशनल पीपल्स पार्टी के रूप में सहयोगी की जरूरत थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और भाजपा अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पिछली बार गठबंधन करना समय की जरूरत थी, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, लेकिन अब हम अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। मेघालय में भाजपा को ईसाई विरोधी पार्टी बताए जाने पर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भाजपा हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार मेघालय में भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा। अगली बड़ी खबर, केस दर्ज होने के बाद बोले संजय राउत 2000 करोड़ का हुआ सौदा, मैं अपने बयान पर अब भी कायम। ये आपको बता दें कि शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को लेकर चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर संजय राउत ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूं कि 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, जिससे शिंदे गुट को पार्टी का नाम और सिंबल मिला था। आपको बता दें कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि उचित समय पर हम इस सौदे पर कई सबूत लेकर आएंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि मैंने सुना है कि इस बयान पर शिकायतें दर्ज की गई है, ऐसी 1 लाख शिकायतें भी दर्ज हो जाएं तो भी संजय राउत नहीं डरेंगे। बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और कहा कि संजय राउत के आरोपों की जांच होनी चाहिए। संजय राउत के खिलाफ नासिक में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल संजय राउत ने ऐलान किया है कि शिंदे गुट को चुनाव निशाना और शिवसेना का नाम 2000 करोड़ रुपए में मिला है। अगली बड़ी खबर, बिहार में मचा बवाल, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से दे दिया इस्तीफा, नई पार्टी का कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में कई दिनों से रही अनबन के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को अलविदा कह दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को जेडीयू को छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ नई पार्टी बनाने की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां छोड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह को सुबह इस बात की जानकारी दे दी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं है और ऐसे में पीएम मोदी के लिए 2024 में जीतना आसान होगा। उन्होंने कहा कि आज से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हो रही है। नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा गया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने शुरुआत में तो अच्छा किया, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया वो उनके और बिहार के लिए बुरा है। मुख्यमंत्री अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, वे अब अपने आसपास के लोगों के सुझाव के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आज अपने दम पर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास नहीं किया। अगर नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी चुना होता तो उन्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। नीतीश कुमार 2 से 4 लोगों के कहने पर ही फैसले लेते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को छोड़ दिया है। यह नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है और उन्होंने अब अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। अगली बड़ी खबर, लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र में नहीं होगा कोई भी बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा यह संसद का अधिकार। यह आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में होने का भी मसला उठाया था। कोर्ट ने कहा कि यह दूसरा विषय है, समान नागरिक संहिता पर अलग से सुनवाई हो रही है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में भी बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून में संशोधन का मामला है, ऐसे में कोर्ट इस मामले में संसद को कानून लाने के आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट शादी की 18 साल की उम्र को रद्द कर देता है तो फिर शादी के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं रह जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए संसद में फैसला होना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल लड़की की शादी की उम्र की समय सीमा को घटाया या बढ़ाया नहीं गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।